हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को, जहाँ पर हम बात कर रहे थे जीएस पेपर 1 के अंदर इंडियन सोसाइटी के अंदर जो टॉपिक है विमेन एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि क्या डिफरेंस होता है इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्स एंड जेंडर। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि औरतों का स्टेटस और रोल जो होता है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कैसे डिफाइन करा जाता है, और स्टेटस के बेसिस पर जो रोल एक्सपेक्टेशन है औरतों से, समाज ये एक्सपेक्टेशन औरतों से कैसे करता है और औरतें उसे कैसे एक्सेप्ट करने लग जाती हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, रोल एक्सपेक्टेशन वाली चीज़, जनरेशन बाय जनरेशन जब कोई चीज़ चलती रहती है। जैसा कि मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी की डिस्कशन में अक्सर बताता रहता हूँ जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। जैसे इनइक्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने से पहले पहले आप एक चीज़ समझ जाओ। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, असमानताओं की बात करते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, समाज में जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, सामाजिक रूप से जो समाज वालों ने असमानताएं जो बना रखी हैं, मान लो हम यहाँ पर असमानताओं के बारे में मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि मेल जो हैं और जो फीमेल हैं, यहाँ पर इनके बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं और इसको हम सामाजिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ समाज में बड़े लंबे समय के लिए चलती चली आती है वो समाज का एक नॉर्म बन जाता है, और जनरेशन बाय जनरेशन जब ये नॉर्म्स इनइक्वालिटी वाले फॉलो होने लग जाते हैं, यानी कि नॉर्म्स तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रिटन या फिर अनरिटन, जो कि सोसाइटी के हर एक मेंबर से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो नॉर्म्स का पालन करेगा या करेगी, अदरवाइज उनको सोशली बॉयकॉट करा जाएगा। तो सोशल इनइक्वालिटीज़ जब बड़े लंबे समय के लिए समाज में फॉलो होने लग जाती हैं तो दे अपीयर एज नेचुरल इनइक्वालिटीज़। सामाजिक चीज़ जो है वो प्राकृतिक बन जाती है, क्योंकि उसका जो ट्रेंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए कॉन्टिन्यूएशन में हमें देखने को मिलता है, वो बरकरार रहता है। दिस इज हाउ सोशल इनइक्वालिटीज़ बिकम नेचुरल इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पर तो बात मैंने आपसे इनइक्वालिटी की करी। समाज में कोई भी जो ऐसी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जिसका एक सोसाइटल एंगल है, जिसका एक सोशल पर्सपेक्टिव होता है, या फिर एक सोशल एस्पेक्ट है किसी भी एक चीज़ का, अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए ट्रेंडिंग रहता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर वो चीज़ ट्रेंडिंग रहेगी, किसी भी चीज़ का अगर सोशल एस्पेक्ट है, तो परसेप्शन हमें नहीं बोलना चाहिए, परसेप्शन तो नज़रिया हो जाता है। किसी भी चीज़ का अगर सोशल एस्पेक्ट है तो वो अगर लंबे समय के लिए बरकरार रहेगा तो समाज के लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि कुदरत के द्वारा बनाई गई ये नीति है और उसके अकॉर्डिंग अपने रोल्स सबको परफॉर्म करने हैं। जैसे अगर आप वर्ण सिस्टम की भी बात कर लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब समाज के लोगों ने ये डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन वो इतने लंबे समय के लिए कंटिन्यू रहे हैं हमारे समाज के अंदर कि लोगों को ऐसा लगता है भगवान ने ये निर्धारित करा हुआ है कि जो ब्राह्मण हैं वो टीचर्स का रोल परफॉर्म करेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो वॉरियर्स होंगे, जो वैश्य हैं वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होंगे, और जो शूद्र हैं वो मीनियल क्लासेस होंगी, जो कि बाकी तीन लोग जो कि बाकी तीन वर्ण सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो शूद्र क्लास के जो लोग हैं वो बाकी तीन वर्ण के लोगों को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो औरतों का जो स्टेटस और जो रोल है उसको भी आप इसी पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर बात इनइक्वालिटीज़ की करी और सोशल एस्पेक्ट की करी, कि औरतों का जो स्टेटस और स्टेटस से पैदा होने वाला जो रोल एक्सपेक्टेशन होता है, उनका रोल जो
एक उनके रोल से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी को, वो चीज़ सोशल होती है पहले तो, लेकिन क्योंकि वो लंबे समय के लिए कॉन्टिन्यूशन में रहती है वो चीज़ सोसाइटी की नज़रों में, तो वो समाज के लोगों को नेचुरल प्रतीत होने लग जाती है। और जब भी कोई चीज़ समाज के लोगों को नेचुरल प्रतीत होने लग जाती है, तो लोग जो हैं फिर उसमें ज़्यादा किंतु परंतु करते नहीं हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि हमारा सामाजिक बहिष्कार होगा, हमें सोशली बॉयकॉट करा जाएगा। इस डर की वजह से ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो भी नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के अंदर उसको चैलेंज करा जा सकता है, लेकिन मैं मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो बॉयकॉट करने से उन नॉर्म्स को कतराएंगे। और औरतें जो हैं वो एक ऐसा ही सोशल ग्रुप है जो कि कतराती हैं। सोसाइटी में बने हुए जो नॉर्म्स हैं, भले ही वो उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध वर्क कर रहे हो वो नॉर्म्स, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक आवाज़ है बगावत की, लेकिन वो उसको शब्दों से या बिहेवियर से इसलिए बयान नहीं कर पाती हैं बिकॉज सोशली बॉयकॉट होने का डर होता है एक औरत और एक लड़की के मन में। तो ये टॉपिक आपको इन्हीं सब चीज़ों से फैमिलियर करवाएगा। तो चलो अब जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें बताया जा रहा है स्टेटस का क्या मतलब होता है, और फिर हम स्टेटस के साथ इस वर्ड को समझेंगे और उसको एसोसिएट करके पढ़ेंगे स्टेटस के साथ, दैट इज द रोल। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस दोस्तों समाज में किसी की एक पोजीशन के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है। जब भी आप वर्ड स्टेटस यूज़ करते हो तो आप समाज में किसी की, चाहे अपनी चाहे दूसरे की, एक पोजीशन को निर्धारित कर रहे हो कि आपका ये वजूद है, आपका ये स्टेटस है, इस पर्सन की इस दायरे के अंदर इतनी औकात है। तो ये जो औकात वर्ड होता है ये हम एटीट्यूड या ईगो में आकर बोल देते हैं, लेकिन औकात वर्ड कोई गलत वर्ड नहीं होता है, न्यूट्रल वर्ड होता है। क्योंकि सोशल पोजीशन जो होती है आपकी समाज के अंदर, स्टेटस जो है वो उसी सोशल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। और जब भी आपकी समाज के अंदर कोई एक पोजीशन है तो ऑब्वियसली बात है उस पोजीशन पे जुड़े हुए आपके कुछ राइट्स होंगे, आपकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो कि समाज में जो लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं उनको वो ड्यूटीज़ और जो राइट्स हैं वो असाइन करे जाएंगे समाज के अंदर। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर राइटर हमसे बोल रहे हैं जो माएँ होती हैं, आपकी मम्मी है, मेरी मम्मी है, किसी और की मम्मी है, किसी की भी जो मम्मी है समाज के अंदर, ऐसी औरत को जिसको हम मदर बोल रहे हैं, वो एक स्टेटस ऑक्यूपाई करती हैं और उसी स्टेटस के साथ उनके बड़े सारे नॉर्म्स होते हैं फॉर कंडक्ट ऑफ देयर बिहेवियर। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिहेवियर का मतलब है, या फिर नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का सिंपली ये मतलब है कि उनके स्टेटस के साथ कुछ राइट्स जुड़े हुए हैं और कुछ ड्यूटीज़ जुड़ी हुई हैं जो कि उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि अगर कोई एक औरत, कोई एक लड़की अगर माँ बन गई है तो उसको ये सारे कर्तव्यों का पालन करना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट के साथ उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ प्रेरोगेटिव्स जो होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो निभानी पड़ती हैं। अब जब ऑब्लिगेशंस निभानी पड़ रही हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस है मतलब, और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ रही हैं, कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ जो हैं उन कर्तव्यों का पालन करना है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेटस के साथ ऑटोमेटिकली ही एक मैग्नेट की तरह एक कॉन्सेप्ट और जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं रोल। तो रोल क्या है और ये स्टेटस से कैसे अलग होता है इसको समझते हैं। रोल ना दोस्तों एक डायनेमिक चीज़ होती है आपकी लाइफ में ना, आपका कभी भी एक सिंगल रोल नहीं हो सकता। स्टेटस हो सकता है कि आप जो है स्टेटस में बात कर रहे हो कास्ट स्टेटस की, क्लास स्टेटस की, ये लंबे समय के लिए जुड़ा रहता है। रोल भी काफ़ी लंबे समय के लिए जुड़ सकता है इंसान से, लेकिन रोल ना कभी एक जगह पर अडिग नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। आपका रोल एक जगह पर, अगर आप ये कहो कि मैं जब से पैदा हुआ था मेरा एक ही रोल है, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कोई एक लड़की है, ठीक है, उसका जब जन्म होता है तो वो सबसे पहले तो किसी की डॉटर है,
अब जब वो डॉटर है तो डॉटर उसका एक स्टेटस हो गया, और बेटियों को क्या क्या ड्यूटीज और राइट्स जो हैं असाइन करे जाते हैं समाज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना रोल परफॉर्म करना है। बेटी होने के साथ साथ वो हो सकता है कि किसी की बहन भी हो। अब जब वो बेटी होगी तो अलग तरीके से अपने राइट्स और ड्यूटीज को परफॉर्म करेगी, और जब वो बहन होगी तो अलग तरीके से अपने राइट्स और ड्यूटीज को परफॉर्म करेगी। जीवन में ये लड़की आगे बढ़ती है, इसका जीवन आगे बढ़ता है, और उसके साथ साथ अभी तक ये किसी की बेटी थी और बहन थी। आगे चलकर जब इस लड़की की शादी होगी तो ये बनेगी किसी की वाइफ। वाइफ बनेगी किसी की, तो फिर किसी की मम्मी भी बनेगी, और मम्मी बनेगी किसी की तो किसी की बहू भी बनेगी, और बहू बनेगी किसी की तो उसके साथ हो सकता है कि किसी की भाभी भी बने, सिस्टर इन लॉ। यानी कि एक लड़की ने अपने जीवन में शुरुआत करी थी इस स्टेज से, और यहां पर इसके कुछ डिफाइंड, सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफाइंड रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज थी। लेकिन वहीं पर एक लड़की कितने सारे प्रकार के जीवन भर में किरदार निभा रही है। डॉटर नंबर 1, सिस्टर नंबर 2, वाइफ नंबर 3, एज अ मदर नंबर 4, एज डॉटर इन लॉ नंबर 5, एज सिस्टर इन लॉ नंबर 6। अब ये तो हमने सिर्फ फैमिली के अकॉर्डिंग बात करी। जब ये लड़की घर से बाहर निकलेगी तो ये हो सकता है कि किसी की एम्प्लॉय हो, किसी की स्टूडेंट हो, किसी की बॉस हो, कोई बिजनेस चलाती हो, कहीं पर जॉब करती हो। तो यहां पर भी बहुत सारे प्रकार के रोल्स और भी पैदा हो जाएंगे जैसे जैसे एक लड़की का जीवन आगे बढ़ेगा। और सिमिलरली इस प्रकार का एग्जाम्पल आप एक लड़के की जिंदगी के साथ भी एसोसिएट करके देख सकते हो। तो हर एक लाइफ के स्टेज में आते हुए, फ्रॉम डॉटर टू डॉटर इन लॉ, फ्रॉम सिस्टर टू सिस्टर इन लॉ, फ्रॉम वाइफ टू मदर, यहाँ पर रोल जो है एक लड़की का चेंज होता रहेगा। उसको हम डायनेमिक कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक एक ऐसी चीज होती है जो कि स्टैटिक नहीं होती है। जो स्टैटिक नहीं है वो डायनेमिक है, और जो डायनेमिक है वो स्टैटिक नहीं हो सकता। डायनेमिक का मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक दूसरा रोल निभा रहे हो तो पहले वाले रोल को छोड़ दोगे। हो सकता है आपको मल्टीपल रोल एक साथ निभाने पड़े, और वहां पर आपकी ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन टू पर्सन बदल जाए, लेकिन आपको अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कर्तव्यों का पालन एक साथ करना पड़ सकता है। अब अगर कोई एक बेटी है किसी की, और जब वो डॉटर से डॉटर इन लॉ बन गई, बहू बन गई, तो वो क्या किसी की बेटी नहीं रही क्या? बिल्कुल। तो अब उसको डबल रोल निभाना पड़ रहा है। जब वो किसी की बहन थी और अब वो किसी की भाभी बन गई है, तो क्या वो बहन वाला रोल छोड़ देगी अपना निभाना अगर वो किसी की भाभी बन गई है? नहीं। अब यहां पर उसको 4 रोल निभाने पड़ रहे हैं। 4 अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज का उसको सामना करना पड़ रहा है। डॉटर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जब वो मम्मी बन गई है तो वो क्या किसी की बेटी और बहन नहीं रही? तो वो क्या किसी की बहू और जो भाभी है वो नहीं रही? और जब वो किसी की बीवी है तो क्या वो किसी की डॉटर, किसी की सिस्टर, किसी की डॉटर इन लॉ, मदर और सिस्टर इन लॉ का रोल नहीं निभाएगी क्या? बिल्कुल निभाएगी। तो लाइफ में आप ये भी कह सकते हो, हमारे एज की वजह से और सोसाइटी में जिस प्रकार की, एज के अलावा जो सोशल अरेंजमेंट्स होती हैं, सोशल अरेंजमेंट मतलब सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम एक पर्टिकुलर एज तक स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। जब हमारी शादी नहीं होगी तो हम डॉटर, सन, सिस्टर, ब्रदर का रोल निभाएंगे। आगे चलकर जब सोशल अरेंजमेंट्स होंगी, शादी वगैरह हमारी करवाई जाएगी, तो उसके साथ और भी प्रकार के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ जुड़ेंगी। इसलिए रोल को डायनेमिक कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल देकर मैंने परफेक्ट तरीके से, सबसे ईजी एग्जाम्पल है ये। रोल को अगर आपको डायनेमिक प्रूव करना है तो ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। और ऐसा आप मर्दों के लिए भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि एक, जब किसी के घर में लड़का होगा तो वो किसी का बेटा होगा, सन होगा, फिर वो किसी का ब्रदर हो सकता है, फिर उसके बाद वो किसी का हस्बैंड बनेगा, फिर वो फादर बनेगा, ओके। तो उसके बाद वो किसी के घर का दामाद बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
तो रोल एक डायनेमिक चीज़ है। और स्टेटस के साथ इसका क्या संबंध है? जब भी किसी के जीवन में कोई एक स्टेटस होता है, स्टेटस जुड़ा होता है जो कि एक उसकी सोशल पोजीशन को दर्शाता है, तो रोल किसी भी पर्सन के स्टेटस का एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। यानी कि आपको जो स्टेटस दिया गया है करेंटली, उस स्टेटस को प्लेटफॉर्म बनाकर आप एक रोल परफॉर्म करते हो। जैसे करेंटली अगर आपका स्टेटस है एज अ वाइफ, तो वाइफ एक स्टेटस होने के नाते एक आपका प्लेटफॉर्म है लाइफ का करेंटली, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बिहेवियर जो है वो शो करना है। और आप भी ये चीज़ जानते हो, समाज के अंदर ये जो सोशल अरेंजमेंट्स होती हैं या फिर हमारा जो रोल होता है, हमारे रोल से जो कि हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, और हमारे स्टेटस का एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि हम बिहेव करके कैसे दिखाएंगे कि हम ड्यूटीज़, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं जब हम किसी के हस्बैंड बन गए हैं या फिर कोई लड़की किसी की वाइफ बन गई है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ जानते हो कि आपको बहुत सारी जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी हरकतें होती हैं, उठने बैठने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, भले ही आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक मदर की बात कर लेते हैं। एक लड़की बहुत ही ज़्यादा एक कमली एटीट्यूड की है। कमली मतलब बेफिक्र, उसको बाहर जाना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, और उसको दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, पूरे दिन फ़ोन पे रहना पसंद है, उसको अपना करियर बहुत पसंद है। पर लड़की एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो अब भी अपने में खुशहाल है शादी से पहले। अब शादी के बाद वो लड़की अगर माँ बन गई है, तो वो पहले जैसी ज़िंदगी चाहकर भी नहीं बिता सकती है, भले ही उसके ऊपर अपने सास ससुर का या अपने हस्बैंड का किसी का भी प्रेशर ना हो, क्योंकि अब उसके रोल के अकॉर्डिंग, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसका रोल चेंज हो चुका है, और रोल से आती है रोल एक्सपेक्टेशंस जो कि बदलती है। इसलिए रोल को डायनेमिक कहा जाता है और स्टेटस का एक बिहेवियरल एस्पेक्ट कहा जाता है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल वाली बात है। समझ में आया आपको ये वाली चीज़? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ज़्यादा तिकड़म तो नहीं कर दी मैंने? क्लियर है? जल्दी बोलो। ये समझ में आया कि हम रोल को बिहेवियरल एस्पेक्ट क्यों कह रहे हैं स्टेटस का, और स्टेटस और रोल में बेसिक क्या फ़र्क है और क्या लिंक है उन दोनों टर्म्स के बीच में, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में। आकांक्षा कोई डाउट है तो बेफिक्र होकर पूछ लो। रिया, मयूर, नहीं है ना? ठीक है। तो जो स्टेटस होता है, स्टेटस ऑक्यूपाई करा जाता है। सिंपल शब्दों में अगर हम बोले, स्टेटस ऑक्यूपाई करा जाता है, लेकिन वहीं पर जब आप बात करते हो रोल की, रोल आपको परफॉर्म करना पड़ता है। रोल इज प्लेड, यानी कि स्टेटस तो आपको मिल गया कि अब एक लड़की प्रेगनेंसी के बाद एक माँ बन चुकी है, तो वो स्टेटस उसका ऑक्यूपाई हो चुका है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि अब उसको जो रोल मिला है, जो लाइफ ने उसको जो रोल दिया है माँ बनने का, तो माँ की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो क्या वो उसको परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो यानी कि अगर वो परफॉर्म कर रही है और उसकी परफॉर्मेंस को अगर हम जज करें, सोसाइटी अगर जज करे, सोसाइटी के लोग अगर जज करें, आप और मैं भी तो सोसाइटी का पार्ट ही हैं, तो इसलिए उसके रोल प्लेइंग को बोला जाएगा रोल एक्सपेक्टेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेटस जो होता है, अगर इन दोनों के बीच में एक लिंक को अगर हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है, ज़्यादा टफ इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है। स्टेटस एक इंस्टीट्यूशनलाइज रोल होता है, यानी कि आप सोसाइटी में जो जिस भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होते हो, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, ठीक है, तो वो स्टेटस जो होता है आपका एक इंस्टीट्यूशनलाइज रोल होता है, जो कि समाज ने एक ढांचा बनाकर, एक इंस्टीट्यूशन बनाकर आपको दे रखा है। अगर ये समाज जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, तो फिर ये इतने सारे रिश्तों का जो टैग आपको मिल जाता है, और हर एक रिश्ते के अकॉर्डिंग आपको जैसा बिहेव करना है, जैसा अपना रोल निभाना है, तो फिर ये भी नहीं होता। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के अलावा एक सोशल बीइंग है और सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी हमारा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। विद इन द सोसाइटी ऑल्सो हमारे मल्टीपल सोशलाइज इंस्टीट्यूशंस होते हैं। समटाइम्स वी आर पार्ट ऑफ फैमिली, समटाइम्स वी आर पार्ट ऑफ सम सोशल ग्रुप, समटाइम्स वी एसोसिएट आवर सेल्स विद आवर फ्रेंड्स, समटाइम्स हम किसी और की फैमिली के साथ जुड़ते हैं शादी के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा हमारे बेसिकली स्टेटस के साथ साथ हमारे रोल को और रोल एक्सपेक्टेशंस को उजागर करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ रोल दैट हैज़ बिकम रेगुलराइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मलाइज इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो चीज़ फॉर्मल बनी है, जब से सोसाइटी जैसी चीज़ को इंसानों ने समझना शुरू करा है, तो वो रोल है, उनका रोल एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने राइट्स को कैसे परफॉर्म करेंगे अपने निर्धारित रोल के अकॉर्डिंग। तो ये जो रोल जो शब्द होता है, ये जो रोल जो कॉन्सेप्ट है, ये रेगुलराइज करा जाता है सोसाइटी के द्वारा। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये एक फॉर्मल चीज़ होती है। आप अपनी अपनी नहीं चला सकते। आप रोल के, एक निर्धारित रोल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जैसा सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, आप उस एक्सपेक्टेशन को तोड़कर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हो। अगर आपने करा ऐसा तो समाज आपका सामाजिक बहिष्कार करेगा, और वो समाज सबसे पहले तो शुरू हो जाएगा आपके घर परिवार से, फिर गली मोहल्ले से, फिर ओवरऑल आपके ह्यूमन बॉडी के बाहर जितने भी लोग हैं वो फिर आपको ताने कर सकते हैं, आपको भला बुरा बोल सकते हैं, और समाज हो सकता है कि आपकी इज्जत ना करे अगर आप अपने दिए गए निर्धारित रोल के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो तो। ठीक है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो रोल है ये रेगुलराइज, स्टैंडर्डाइज और फॉर्मलाइज तो हुआ ही है सोसाइटी के अंदर एट लार्ज, और इन एनी ऑफ द स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी, या फिर अगर आप स्पेसिफिकली अपने आप को एसोसिएट करके देखते हो सोसाइटी के किसी भी पार्ट से। अब सोसाइटी में जैसे आपकी खुद की फैमिली है, शादी के बाद आपके इन लॉज की फैमिली है, आप जो है डॉटर का रोल परफॉर्म कर रहे हो, सन का रोल परफॉर्म कर रहे हो, हस्बैंड का रोल परफॉर्म कर रहे हो, वाइफ का रोल परफॉर्म कर रहे हो। तो जिस भी चीज़ के साथ सोसाइटी में आप अपने आप को एसोसिएट करते हो, अब हो सकता है वो एक नॉर्मल क्रिकेट का क्लब हो, फुटबॉल का क्लब हो, आप किसी एक गेट टुगेदर जो है लोगों के साथ करते हो, आप किसी के दोस्त हो, किसी को अपना यार मानते हो, किसी को अपना बेस्टी मानते हो, बेस्ट फ्रेंड मानते हो। तो जैसे जैसे आपके जीवन में किरदार बदलते हैं, उन किरदारों के सामने आपका खुद का भी एक किरदार होता है, जिसके अकॉर्डिंग सामने वाले का किरदार आपके किरदार से कुछ एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखता है। यानी कि 100 बातों की एक बात अगर हम इसे ईजी करके कहें, आपके शरीर के बाहर जो भी लोग हैं वो आपकी सोसाइटी का पार्ट है। आप सोसाइटी में किसी वक्त, किसी एक वक्त और किसी एक जगह पर कहीं ना कहीं तो अपना कुछ ना कुछ रोल परफॉर्म कर ही रहे होते हो। ये कहने का मतलब है। अब जो औरतें हैं वो अपना रोल परफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अब सोसाइटी जब उन पर एक्सपेक्टेशंस रखती है तो वो एक तो अपने रोल को एक्सेप्ट करती हैं और फिर उस रोल को प्ले भी करती हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझें, एक लड़की जो होती है, गर्ल चाइल्ड, वो धीरे धीरे करके जब उसकी मम्मी उसको समझाती हैं, लड़कियां ज़्यादा नहीं हंसती, लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं घूमना चाहिए, तुम गली के लड़कों के साथ क्यों खेलती हो, तुम यहाँ क्यों जाती हो, तुम्हें कहीं भी घर से बाहर जाना है तो बिना पूछे नहीं जाना है, भाई को जाने दो तुम, लेकिन ऐसा नहीं करोगी। तो बार 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 इफ्स एंड बट्स को सुनते हुए, किंतु एंड परंतु को सुनते हुए एक लड़की सीख जाती है बड़े होते होते कि उसको कैसे बिहेव करना है इन अकॉर्डेंस विथ हाउ हर बिहेवियर विल बी सीन, कि उसके बिहेवियर को कैसे समाज के लोग देखेंगे और उसको कैसे जज करा जाएगा उसके खुद के माँ बाप के द्वारा, उसके रिलेटिव्स के द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा। ठीक है। और दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स विद इन द न्यूक्लियर फैमिली, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमारे स्पेशलाइजेशन वाले रोल्स होते हैं, और अगर आपका घर परिवार, स्पेशलाइजेशन वाले रोल्स का ये मतलब है कि आपका एक स्पेशल रोल होता है विद इन द न्यूक्लियर फैमिली। ये भी एक एग्जाम्पल ही है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहते हो, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली की परिभाषा होती है हस्बैंड, वाइफ और उनके 1, 2 या 3, 4 जो भी बच्चे हैं, वो यहाँ पर आपके साथ आपके माँ बाप यानी कि आपके बच्चों के दादा दादी नहीं रहते हैं, और कोई फैमिली का मेम्बर नहीं रहता है, आपका ब्रदर और भाभी आपकी, ठीक है, ये सब नहीं रहते हैं। माँ बाप रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, बस वही होती है न्यूक्लियर फैमिली की परफेक्ट तरीके से परिभाषा। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली के अगर आप किसी का पार्ट हो तो आपका जो रोल होता है वो और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल रोल परफॉर्म नहीं करने होते हैं। निर्धारित लोगों के लिए, गिने चुने लोगों के लिए आपका एक रोल होता है, रोल एक्सपेक्टेशन होती है। तो इट इन्वॉल्व्स हस्बैंड अडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंटल रोल
कि हस्बैंड से एक्सपेक्ट ये करा जाता है कि वो ब्रेड विनर होगा और जो बीवी होगी वो एक अफेक्टिव रोल निभाएगी। अफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है, ये भी एक साइकोलॉजिकल वर्ड है वैसे। मेन मेन रोल उसका होगा उसका कि वो रोटी कमा कर घर में लेकर आएगा, वो पैसे कमाएगा। और एक वाइफ से उसकी रोल एक्सपेक्टेशन ये रखी जाती है कि वो एक रोल निभाएगी जहाँ पर वो इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करेगी, वो इमोशनल रोल निभाएगी इन डोमेस्टिक सेटिंग। अब इमोशनल रोल का कहने का क्या मतलब है? बच्चों की अच्छे से परवरिश करना, उनको शिक्षा देना, उनके लिए खाना बनाना, ठीक है। और पति जब दफ्तर से लौट कर आएगा उससे पहले उसके लिए खाना बना कर रखना। ये समाज मानता है एक अच्छी बीवी की परिभाषा। और एक मर्द जो कि घर से बाहर जा रहा है, अपनी औरत को बाहर नहीं जाने दे रहा और खुद रोटी कमा कर लेकर आ रहा है, तो ये समाज हमारा मानता है एक अच्छे मर्द की परिभाषा को। अब कभी कभार रोल निभाते हुए हम एक फिनोमेना का सामना करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब इतने सारे रोल हमें निभाने पड़ते हैं, जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते चलते हैं, सोसाइटी को और अच्छे से जानते हैं, सोसाइटी में और घुलते मिलते हैं, तो बहुत सारे रोल को निभाते निभाते हर एक रोल से एक रोल एक्सपेक्टेशन तो पैदा होती है, ठीक है। अब जब रोल एक्सपेक्टेशन पैदा होती है तो कभी कभार हम सारी एक्सपेक्टेशंस को एक साथ पूरा नहीं कर पाते हैं, हम थोड़ा सा उसमें असमर्थ हो जाते हैं, हमारी असक्षमता जो होती है वो दिखने लग जाती है, इनकेपेबिलिटी दिखने लग जाती है, जो कि एक फिनोमेना को बर्थ देता है जिसको हम कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी अमंग द रोल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वन और मोर स्टेटस। आपका जो एक स्टेटस है आप वहाँ पर दो रोल अच्छे से निभा पा रहे हो, लेकिन आपका जो दूसरा स्टेटस है वहाँ पर आप अच्छे से रोल नहीं निभा रहे, तो उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये रोल कॉन्फ्लिक्ट जैसी जो चीज़ है ये भी समाज के एंगल से ही समझी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल कॉन्फ्लिक्ट का अगर मैं आपको अच्छा सा एक एग्जांपल बताऊं, वो ये है, जैसे यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लो शादी के बाद एक लड़की बार बार लड़कर ससुराल से अपने मायके आ जाती है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि जो उसका स्टेटस है एज अ डॉटर और एज अ सिस्टर वो वो अच्छे से निभा रही है, लेकिन अपना उसका जो स्टेटस है और उस स्टेटस के अकॉर्डिंग जो उसका रोल है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि मेन शब्द है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट रेफर्स टू इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि पर्सन हर जगह पर कंपैटिबल नहीं है, जो अलग अलग स्टेटस उसको समाज ने निर्धारित कर रखे हैं और वो हर जगह पर पर्सन अपना अच्छा रोल निभाए, ऐसा नहीं हो रहा है उसके साथ। दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी कि पर्सन हर जगह फिट नहीं हो पा रहा है, हर जगह पर अपना रोल निभा नहीं पा रहा है, निभा नहीं पा रही है। तो एक लड़की जो कि मायके बार बार आ जाती है ससुराल वालों से लड़कर, तो उसको ऐसा देखा जाएगा कि वो अगर मायके आ रही है तो वो बहन का रोल और बेटी का रोल तो अच्छे से निभा रही है, लेकिन लाइफ में जो उसको रोल मिला बीवी का, सिस्टर इन लॉ का, डॉटर इन लॉ का, वो अच्छे से नहीं निभा पाई, ठीक है। तो यहाँ पर शी परफॉर्म 100%, बट ऑन द अदर एंड शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, ठीक है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस को रोल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जज करा जाता है। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट कब अकर होता है? जब कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशंस आपसे अराइज हो जाती हैं फ्रॉम टू और मोर रोल्स, जब आप दो या दो से ज़्यादा रोल निभाते हो और जो आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर भी रहे हो, मतलब समाज के लोग या समाज के दायरे के अंदर जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं आप उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभार मल्टीपल रोल को निभाते हुए यू फेस कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशन कि यार मैं ये वाले रोल को निभाऊं कि उस वाले रोल को निभाऊं, मैं ये वाली चीज़ पूरी करूं कि वो वाली चीज़ पूरी करूं। और कभी कभी दो चॉइसेस जहाँ पर आप एक डायलेमा फेस करते हो वो दोनों आपके सामने आकर आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती हो, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसके कॉमन एग्जांपल ये है कि मान लो कि कोई एक मिडिल क्लास घर की एक वर्किंग वुमेन है, मतलब एक औरत घर से बाहर कमाने के लिए जाती है और वो किसी की मम्मी भी और किसी की वाइफ भी और किसी की बहू भी है, ठीक है। तो ऐसी औरतों को जज करा जाता है, ठीक है, कि वो एक अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी बीवी बनेंगी और बाहर जाकर भी अच्छा परफॉर्म करेंगी और घर पर पैसा कमा कर लेकर आ रही है। अब ये मिडिल क्लास वर्किंग औरत पूरे दिन मुशक्क़त कर रही है, मेहनत कर रही है, जगल कर रही है, मतलब बेसिकली पूरे दिन मतलब डमरू की तरह, ढोलक की तरह बजे जा रही है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, घर आकर सास ससुर का खाना भी देखना है
ऑफिस जाने से पहले बच्चों का खाना बनाकर जाना है, पति का खाना बनाकर जाना है, रात को आकर फिर खाना बनाना है, ऑफिस का काम भी करना है। तो वो बेसिकली हर एक जगह से डमरू और ढोलक की तरह बजे जा रही है। ठीक है, जिसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा फिर कंफ्यूजिंग नेचर का हो जाता है। ठीक है, जैसे एज अ मदर हो सकता है कि फिर वो पूरा 100% ध्यान ना दे पाए बच्चों की पढ़ाई पर। एज अ वाइफ जो है वो फिर अपने हस्बैंड को टाइम ना दे पाए। और एज अ प्रोफेशनल जो है कभी कभार उसको ऑफिस से गालियाँ भी पड़ें या फिर ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन हस्बैंड ये कह रहा है कि मेरी बहन की शादी है, हमें वहाँ पर जाना है। या फिर जो इन लॉज हैं वो एकदम से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे ऐसी ऐसी पूजा है या फिर किसी की कोई सेरेमनी है तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। बच्चों के हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएं तो यहाँ पर ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठ गई है, लेकिन ऑफिस का लोड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मतलब समझ गए ना आपके मल्टीपल रोल्स को निभाते हुए कभी कभार हम पर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और जब वो प्रेशर आ जाता है और जब हम एक साथ सारी डिमांड्स के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। तो रोल और जो स्टेटस होते हैं हमें जो दिए गए होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, पहली बात तो ये कि दे आर नॉट गिवन। ठीक है, एंड दे आर नॉट फिक्स्ड ऑल्सो। लेकिन यहां पर हम गिवन चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर आप ऐसा मत मानो कि दे आर नॉट गिवन, ऑब्वियसली बात है। हमें कोई टैग लगाकर माथे पे स्टिकर लगाकर हमें जाएगा नहीं, लेकिन हमें समझ जाना होता है। जैसे एक लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन बार बार उसको बचपन से चाहे आंखें दिखाते हुए चाहे अपने रुतबे के अकॉर्डिंग उसके पिताजी ने उसको ये बोला है कि तुम्हें इतने बजे घर आ जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, लेकिन मार कर नहीं समझाया। तो ये जो रोल और स्टेटस होता है तो हम ये वाली बात के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते दैट दे आर नॉट गिवन। जैसे कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो वो हिंदुस्तान के रीति रिवाज परंपरा के चलते, घर परिवारों के चलते एक लड़की को खुद समझ में आ जाता है कि उसके पास, अगर हम पूरे भारत समाज की बात करें, एक अनमैरिड लड़की को समझ में आ जाता है कि उसके पास उतनी लिबर्टी, उतनी फ्रीडम और वो उतना फ्रैंक होकर घर पर बात नहीं कर सकती जितना उसका भाई कर सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक लड़की को ये भी समझ में आ जाता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो भी उसके फादर फिगर की तरह काम करता है, लेकिन अगर उसका जो छोटा भाई है वो भी कोई बाप से कम नहीं है, वो भी पूरी पूरी बाप बनने की कोशिश करेगा। तो जो उम्र का जो डिफरेंस होता है कि यार, एक हमें ये सिखाया जाता है, समाज हमें ये बताता है काफ़ी हद तक विद रिस्पेक्ट टू बॉयज़ के, अगर कोई बड़ा भाई है तो उसकी ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू छोटा भाई। लेकिन जहाँ पर बात एक लड़की और लड़की में है, वो सिबलिंग्स हैं, तो छोटा भाई भी, छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो चाहे बाप हो, तीनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लिबर्टी को थोड़ा सा मिनिमाइज करना। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को टॉर्चर करा जा रहा है, वहाँ पर हवाला इस चीज़ का दिया जाता है, जो रीज़न दिया जाता है उस चीज़ का कि बेटा समाज खराब है, दुनियादारी खराब है। लेकिन वहीं पर बात ये आती है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है, जो एक इंडिविजुअल की एक सेपरेट एंटिटी है, उसकी जो एक सेपरेट बॉडी है, वहाँ पर वो इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाता है। बेसिकली हम बात यहाँ पर लड़की की कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं ले पाती है बिकॉज ऑफ हर जेंडर एंड सेक्स। तो विमेन आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स। ठीक है, औरतों ने ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। तो विमेन आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। अब यहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उनको बेल्टों से मार रहा है या फिर भाई मार रहे हैं, पिताजी मार रहे हैं, मार मार के हर चीज़ समझा रहे हैं। लेकिन मानसिक रूप से उनको समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे घर पे बाकी मर्दों की है। हमारी ज़िंदगी, एक लड़कियों को समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी मम्मी की ज़िंदगी है, घर पे कोई भी एक दूसरी औरत है उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे घर के हमारे मर्दों की है, चाहे फिर वो मेरा बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे मेरे पिताजी हो। तो विमेन आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू फाइट दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो रूल्स हैं और डिस्क्रिमिनेशन वाले जो स्टेटस हैं, और उनको समझ में आने लगा है कि ये सब कुछ उनके जेंडर और सेक्स की वजह से होता है। ठीक है, और सोसाइटी ने इसके बेसिस पर उनके उनके रोल को या उनके रोल एक्सपेक्टेशंस को निर्धारित कर रखा है, सोसाइटी ने फिक्स करके रखा हुआ है।
तो ये जो फिक्सनेस है, ये जो फंक्शनल फिक्सनेस है, ये जो स्थिरता है, इसको औरतें बड़े सारे मूवमेंट्स को चलाकर तोड़ने की कोशिश करती हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, और भारत के अंदर भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जहाँ पर औरतें वोकल होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं सरकार से, घर परिवार में, ठीक है, और वो कभी कभार बोल्ड डिसीजन भी इसके लिए लेती हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।